संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग क्लास लगा रहे हैं संधि की। जो संधि के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। आज एमसीक्यू प्रश्न न करके संधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संधि यहाँ पे लिखा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जोड़ना, जो आप सब विदित हैं, आप जानते हैं। जबकि अत्यंत सन्निकट जब दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि पुस्तक, और पुस्तक में जो क है इसमें जो छिपा अ है उस अ के बाद आ रहा है, आगे आ है और पीछे अ है। तो अ के बाद अ आए तो यहाँ पे शब्द क्या बना, पुस्तकालय। यह पुस्तक के क का अंतिम वर्ण अ तथा आले के प्रथम आ का मेल होकर पुस्तकालय यह जो होता है यह संधि रूप बनता है। और संधि के हम लोग भेद देखें तो संधि के भेद में बताया जाता है कि संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला अच जिसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं, दूसरा हल संधि जिसे व्यंजन संधि कहते हैं, और तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमारे संस्कृत वाङ्मय में कहा जाता है अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं स्वर संधि पर। स्वर संधि जो होती है वो क्या होती है, तो इसमें हम देखें तो दो स्वरों के परस्पर मिलने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि के निम्नलिखित 7 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि आती है, गुण संधि आती है, यड़ संधि आती है, आयाद संधि आती है, पररूप संधि आती है, वृद्धि संधि आती है, अपूर्वरूप संधि आती है। यह स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। तो 7 भेद में हम एक एक भेदों पर चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन ए मतलब जो दिया हुआ है 1 नंबर पे दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ अर्थात अक के साथ अक अगर जुड़ता है तो उसकी क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। अक एक प्रत्याहार होता है और अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वर आते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। तो यह मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। और जो मूल स्वर के साथ मूल स्वर या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो उसकी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जहाँ दीर्घ या ह्रस्व अ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री क्रमशः आए तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, वहाँ दीर्घ हो जाती है, वह बड़ा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अ के बाद अगर अ आ रहा है तो वहाँ पर आ हो जाएगा। अगर अ के बाद आ रहा है तो भी आ हो जाएगा, और आ के बाद आ आएगा तो भी आ हो जाएगा। इसी तरह हम देखें कि छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, छोटी ई और छोटी ई अगर जुट जाए तो वह बड़ी ई हो जाती है, और छोटी ई और बड़ी ई जुटे तो भी बड़ी ई होती है, और बड़ी ई और बड़ी ई जुटे तो भी बड़ी ई होती है, और छोटी ई और छोटी ई जुटे तब भी बड़ी ई होती है। उसी प्रकार ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ जुड़ता है तो बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ जुटे तो भी बड़ा ऊ होता है, और री जुटे तो री हो जाता है। और यही सब इसमें आता है। दीर्घ संधि के अंतर्गत यह बतलाया जाता है कि अ के बाद आ तभी आ होना है। ई कुछ भी जुड़े इसमें दीर्घ हो जाएगा, अर्थात उसके जुड़ने के बाद दीर्घ जो होता है वही होगा। जैसे अ के बाद अ जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, आ से आ जुड़ेगा तो भी आ होता है, और आ जुड़ेगा तो भी आ होगा। तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। जैसे एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि देव प्लस आलय, यह जो देव है तो देव में से हमारा क्या निकलेगा, अ निकलता है, और देव में से जब अ निकलता है और आगे का है आ है, जब आ जुड़ता है तो इसमें दीर्घ आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा शब्द हमारा, देवालय। अब कह रहे हैं कि मुनि प्लस इंद्र, तो मुनि इंद्र को देखें तो यहाँ से छोटी ई निकल रही है और यहाँ भी छोटी ई है, अर्थात शब्द के अंत में और शब्द के आदि में जो दोनों शब्द हैं दोनों ई हैं, और जो दोनों जब जुटेंगे जिसमें बड़ी ई हो जाएगी तो शब्द हमारा क्या बनेगा, मुनिंद्र बनता है। और भानु में देखें तो भानु में जो है
भानु जो है तो भानु में छोटा ऊ और आगे भी छोटा ऊ है, तो ऊ जब जुड़ता है तो भानु उदय बनता है। तो शब्द हमारा भानु उदय बना। तो हम लोगों ने दीर्घ संधि में यह देखा, यह समझा कि ह्रस्व जो है चाहे दीर्घ हो, ह्रस्व ही जुड़ता है तो भी दीर्घ होना चाहिए। काहे कि दीर्घ संधि है। और इसमें कह रहा है इसका सूत्र कि अकह सवर्णे दीर्घ, अर्थात सभी जो अक व के अंतर्गत आने वाले, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने मूल स्वर होते हैं उनके सब दीर्घ कर देता है। और सूत्र कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ में अ के बाद आ के बाद अ के बाद ई के बाद ई, जो भी आए उसमें दीर्घ ही आता है, अर्थात बड़ा वाला भी प्रयोग किया जाता है। तो यह चर्चा थी हमारी दीर्घ संधि की। अब हम दूसरी संधि को देखें, गुण संधि। और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। और आद गुण कह रहा है कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ तथा छोटा या बड़ा ई उ री ली हो तो दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। ए ओ और अल हो जाते हैं कब? अगर गुण संधि में देखा जाए तो कह रहे हैं कि अ या आ के बाद, अ आ अंत में हो या आ हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, बड़ा ऊ या छोटा ऊ, री या ली कुछ भी असमान जुड़ रहे हैं तो उन दोनों को मिलाकर यहाँ एक शब्द अलग से होता है ए ओ और अल, अर्थात री अगर जुटेगा तो अल हो जाएगा, री जुटेगा तो अर हो जाएगा, ओ और ए। अगर यह चारों का बोध होता है, यह चारों उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे गुण संधि होती है। एग्जाम्पल में जैसे दे रहा है कि देव धन इंद्र, तो देव में आगे अ है और पीछे ई है तो इसमें से ए लग जाएगा, यानी कि ए शब्द बनेगा। तो बनेगा क्या? देवेंद्र। उमा धन ईश, आगे आ है, इस वर्ग के अंत में आ है और इस वर्ग शब्द के शुरू में क्या है? ई है। तो आ और ई जब जुड़ता है तभी क्या बनता है? ए बनता है। तो हमारा उमा धन ईसा में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है और शब्द बना क्या? उमेश। इसी तरह रमा धन ईसा भी होता है तो रमेश में भी कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। और यहाँ पे करें गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, यहाँ पे आ और आगे बड़ा ऊ है तो शब्द बना का गंगोर्मी। और गंगोर्मी जब शब्द बनता है तो उसमें ओ उत्पन्न होता है। आ ऊ जब बता रहे हैं, पहले ही बताए कि ए ओ और अल जब होता है वहाँ पे गुण संधि होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गुण संधि में बस इतना ही जानना है कि अ या आ के बाद अगर उसके बाद ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ या ह्रस्व या दीर्घ ई उ री कुछ भी आ रहा हो तो उसमें ए बनेगा, ओ बनेगा, और ए बनेगा, ओ बनेगा। अगर अ ई आ रहा है तो ए बनेगा, आ ई भी आ रहा है तो ए बनेगा, आ ऊ आ रहा है तो ओ बनेगा, और अ री आ रहा है तो अर बनेगा, अ री आ रहा है तो अल बनेगा। तो यह चारों शब्द जब बनते हैं जिस संधि में जुड़ते हैं वहाँ पे गुण संधि होती है। अब हम बात करते हैं यड़ संधि की। अब यड़ संधि में देखें तो यड़ संधि में कह रहा है कि इको एड़च, इसका सूत्र क्या होता है? इको एड़च, अर्थात इक के स्थान पर यड़ का होना ही यह संधि होती है, इको एड़च। अगर यही एक हम देखें हैं संप्रसारण जब होता है तो यड़ के स्थान पर इक होता है, वह संप्रसारण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पे यड़ संधि है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इको एड़च इसका सूत्र है। और बता रहे हैं कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के पश्चात असमान स्वर होने पर ई उ री ली को क्रमशः ई को य, उ को व और री को र और ली को ल हो जाता है, यानी कि यह हो जाता है इको एड़च। इक का यक होना, यहाँ इक का यक होना अर्थात इक जो होता है इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं तो यड़ संधि में यक हो जाते हैं। ई के स्थान अगर ई आया है तो ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ आया है तो उ के स्थान पर व हो जाता है, और र आया है तो र के स्थान पर ली हो जाता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि री आया है तो री व के स्थान पर री हो जाता है ना। तो यहाँ पर ई उ
र, तो यह व र यहाँ पे री हो जाएगा। इसी तरह यह क्या हुआ, यह इक प्रत्याहार है और यह यक प्रत्याहार है। और जब यक के स्थान पर इक होता है तो वहाँ पे इगण्य संप्रसारण होता है, और यहाँ पे इक के स्थान पर यक हुआ है तो यहाँ पे ई को एड़ची सूत्र से यड़ संधि हुई है। अब जैसे देखें तो यदि प्लस अपि, तो ई है और ई के यहाँ आगे क्या है, य है, तो ई का य यहाँ पे क्या हो जाता है, लग जाता है, ई के स्थान पर य हो जाता है। तो यदि धन अपि, अब शब्द बनेगा यद्यपि। सुधि धन उपास्य, और सुधि धन उपास्य में सुधि में देखें तो बड़ी ई है और आगे ऊ है, तो ऊ हम लोगों ने देखा तो उसमें क्या हो जाएगा, सुधि धन उपास्य, तो शुद्धू यानी कि ऊ आ जाएगा। ई का य होता है तो यहाँ पे शुद्धू उपास्य हो जाएगा, तो यहाँ पे शुद्धू उपास्य दिया है। धात्री अंश में देखें तो धात्रांश री का र हो जाता है, यहाँ पे री दिया है पहले ही से, तो री दिया है, धात्री हुआ है, और इसी री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो जाएगा। तो जब र हो जाएगा तो त्र हो जाएगा, तो यहाँ पे बना क्या शब्द, धात्रंश। और साधु के साथ अपित, ऊ के बाद अ आया है तो ऊ के बाद क्या होता है, व हो जाता है उसका, तो जब ऊ है तो वह व में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साधु अपि मन हो जाएगा साधो अपि। और सुधन आगतम, सुधन आगतम मन ऊ का व होना, तो ऊ का व हो जाएगा, तो यहाँ पे शब्द बनेगा स्वागतम, अर्थात स्वागतम में यड़ संधि है, साधु में भी यड़ संधि है, धात्रांश में भी यड़ संधि है, सुधापास्य में भी यड़ संधि है, और यद्यपि में भी यड़ संधि है। तो यह हुआ कौन सी हमारी संधि, तीसरी संधि थी यड़ संधि, जहाँ इक के स्थान पर यक होता है। अब हम देखते हैं नंबर 4, स्वर संधि में चौथी संधि कौन सी है, तो आयादि संधि है, और आयादि संधि का सूत्र होता है एचो आया वह। यहाँ बताया है कि जब ए आई ओ औ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः आई आय औ आव हो जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एचो आय आय आवह, अर्थात एच प्रत्याहार जब आता है तो ए आई ओ औ, और ए आई ओ औ जब आएंगे तो ए के स्थान पर आई होता है, आई के स्थान पर आय होता है, ओ के स्थान पर औ होता है, और औ के स्थान पे आव हो जाता है। और किस संधि में होता है, तो आयादि संधि में होता है। आयादि संधि का सूत्र क्या होता है, एचो आयाव होता है। जैसे देखें तो ने धन अनह, ने धन अनह यानी एक के बाद अ आया हुआ है तो यहाँ पे अय हो जाता है, ए का अय में परिवर्तन होता है तो शब्द का बनता है नयनः। पो धन अनह, पो धन अनह, तो ओ का औ हो जाएगा, तो जब ओ औ हो जाएगा तो प अपने जगह हो जाएगा, और यहाँ पे औ होगा तो व हो जाएगा, और व होगा तो न बन जाएगा पवनः। अब फिर कह रहे हैं कि पौधन अकह, अर्थात पावक, औ का आव होता है, अर्थात इस संधि में जो एचो आयाव होता है यह सूत्र कहता है कि ए के स्थान पर आई, और आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, और औ के स्थान पे आव का होना ही आयादि संधि कहलाता है। जैसे नय धन अनह, ए के साथ अय, ए की जगह पर अय हो गया, पो धन अनह में ओ के स्थान पर औ हो गया, और औ जो था पौ धन अकह तो औ का हो गया आव, अर्थात यह आयादि संधि होती है। हम चर्चा करते हैं पांचवी संधि पररूप संधि, और पररूप संधि का सूत्र होता है एंगि पररूपम। जब आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ धातु होने पर पररूप हो जाता है। तो आकारांत कह रहे हैं कि जो आकारांत उपसर्ग होते हैं उनसे जब कोई शुरू होता है उसके बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु, तो पहले देखिए कि आकारांत उपसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद ए और अ से जो होते हैं अर्थात जो धातु में ए और ओ पहले लगे हों, ए और ओ पहले लगे हों और आगे आकारांत उपसर्ग हो, तो वहाँ पे पररूप संधि होती है। जैसे प्र उपसर्ग पूर्व एजते लगा हुआ है तो यहाँ पे प्रेजते बन जाएगा। यह किस संधि का उदाहरण है, तो प्रेजते संधि का उदाहरण है, और नहीं माफ कीजिएगा प्ररूप संधि का उदाहरण है। फिर कह रहे हैं कि प्र उपसर्ग पूर्व औसती लगा है तो प्रोसती बनता है, और प्रोसती की संधि का उदाहरण है तो पररूप संधि का है, और पररूप संधि का सूत्र होता है एंगि पररूपम। जब आकारांत उपसर्ग हो, यह जो आकारांत उपसर्ग है प्र जो है यह आकारांत उपसर्ग है, और इस उपसर्ग के बाद तो कह रहा है कि ए या
ओ से। तो यहाँ पे ए दिया है और यहाँ से ओ दिया है, तो ए और ओ से प्रारंभ होने वाली जब धातु उनके साथ लगती है तो उनका क्या होता है, पररूप संधि हो जाती है और एंग पररूपम सूत्र लग जाता है। और पररूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पररूपम। अब हम छठवीं संधि के बारे में बात करें तो कह रहे हैं वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धादेश, नहीं वृद्धादेश तो वह वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। अष्टाध्यायी पर हम बात करें तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना है और इन लोग का जो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र माने जाते हैं, उसमें पहले सूत्र का नाम होता है वृद्धिरादेश और वह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, और अंतिम सूत्र का नाम होता है अ। लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि का सूत्र दिया है और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। जैसे वहाँ पे अगर देखा जाए तो गुण संज्ञा होता है तो उसका गुण संज्ञा का सूत्र होता है अदेंग गुण, वह गुण संज्ञक सूत्र होता है। लेकिन गुण संधि के सूत्र की बात की जाए तो इसमें सूत्र होता है आद गुण। तो उसी तरह यहाँ पे वृद्धि संधि कह रहा है कि जब अ या आ के बाद ए या आई अथवा ओ या अ हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि और वृद्धि ए और ओ हो जाते हैं। जैसे कह रहे हैं सूत्र में कह रहे हैं कि वृद्धि रेची, तो वृद्धि हो जाती है किसकी, तो एच प्रत्याहार जो होता है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यह सूत्रों के कमाल से ही उन्होंने बतलाया है। बहुत पहले माना जाता है कि प्रचुर मात्रा में लेखन की सामग्री कम रही होगी या कुछ कम ही रही होगी कागज पत्थर की, कलम पेंसिल की, इसलिए वह सूत्रों में पिरो दिए। कुल लगभग 4000 सूत्रों में पिरो दिए हैं और 4000 सूत्रों में से 1250 सूत्रों पर कात्यायन जी ने वार्तिक भी लिखा है। तो कहें वृद्धि रेची, वृद्धि हो जाए किसकी, एच प्रत्याहार, जो एच अच प्रत्याहार है इनकी वृद्धि हो जाती है तो यह वृद्धि संज्ञा वृद्धि संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो मम धन एव तो बनता है क्या, ममेव। तो इसमें म में से शेष क्या बचा, ए, तो ए और म, तो म धन ए तो हो गया, ए के बाद अ के बाद ए आए तो आई हो जाता है, तो इसमें शब्द बन गया ममेव। महाधन ऐश्वर्यम, तो ऐश्वर्यम और महात्म आगे का है आ है, फिर का है आई है, तो आ आई बन मिल के क्या बनेंगे, आई बनेंगे, तो यहाँ पे हो गया माहेश्वरम। और कह रहे हैं महाधन औषधि, और महाधन औषधि में आगे आ है उसके बाद फिर औ है तो बन गया महोषधि। तो यहाँ पे महोषधि आ और मिलकर क्या हो जाते हैं, यह सब वृद्धि हो जाती है, इनकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि के क्या है एग्जाम्पल हैं। अब हम 7वें नंबर पर देखें पुरुरूप संधि। तो पुरुरूप संधि में कह रहे हैं कि एंग पदादंति अपि, जब पद के अंत में ए या ओ यकार या ओकार हो और आगे ह्रस्व आकार हो तो ह्रस्व आकार ए या ओ में मिल जाते हैं। आकार की जगह अवग्रह का चिन्ह रख दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, जब अवग्रह देखते हैं तो अवग्रह में अगर लगाया जाए तो यहाँ पे पुरुरूप संधि होती है। और पुरुरूप संधि का सूत्र क्या होता है, एंग पदांत अपि, एक एंग पदांत अपि इसका सूत्र होता है। कह रहे हैं कि एक पद, इसमें देखिए शब्द एक पद के अंत में जब कोई पद है, जैसे यहाँ पे पद दिया है हरे, और हरे पद के अंत में क्या है, ए है और दूसरे तरफ का है अ है, तो ए या ओ एकार या ओकार हो और आगे ह्रस्व आकार हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस अ के जगह बस अवग्रह कर दिया जाता है। तो हरे धन अ में कौन सी संधि हुई, तो पुरुरूप संधि हुई। तो उसी प्रकार यहाँ पे करा ग्राम्य प्लस अपि, आगे आई है फिर अ है, तो फिर अ जो है इसी को बता रहे हैं कि इसका बस अ के स्थान पर अवग्रह कर दिया जाता है। तो ग्राम्य है अपि, अर्थात यहाँ पे ग्राम्य अपि, यह भी पुरुरूप संधि का उदाहरण है। अब हम देखें दूसरी संधि जो है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो व्यंजन संधि जो होती है वह व्यंजनों के बीच होती है। तो कह रहे हैं कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होने से परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए स्वर है और व्यंजन व्यंजन है और व्यंजन के बाद भी स्वर आ जाता है, तो स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उनके परिवर्तन में जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आगे उदाहरण दिया है उत और उत के बाद चारणम, अर्थात उत के बाद चारण में त वर्ग का और च वर्ग का यहाँ पे संधि हुई है, तो उत प्लस चारणम, तो त और च में शब्द का बन जाएगा, उच्चारणम शब्द बनता है।
उच्चारण शब्द जब बनता है तो कह रहे हैं कि व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं, तो व्यंजन संधि के भी कुल 8 भेद होते हैं। और 8 में पहला जो होता है व्यंजन संधि में ष्टुत्व होता है, उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद तोरली, उसके बाद ष्टुत्व होता है, जसत्व होता है, झलाम जसी होता है, चत्व संधि होता है और पर सवर्ण संधि होती है। इसमें हम लोग पहले संधि पर चर्चा करते हैं। ष्टुत्व का लिखा है ष्टुत्व और इसका सूत्र होता है ष्टुना ष्टु। ष्टुत्व संधि का सूत्र है ष्टुना ष्टु। और कह रहे हैं कि यदि सकार या त वर्ग मतलब त थ द ध न के साथ सकार का ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ा का योग हो तो सकार का सकार मतलब स का स तथा त का त थ द ध न का और ट वर्ग ट ठ ड ढ ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझें तो कह रहे हैं ष्टुत्व संधि में कि सकार या त वर्ग में मतलब त थ द ध न जो भी आता है आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद सकार या ट वर्ग स आया हो षटकोण वाला स हो या ट वर्ग हो ट ठ ड ढ ड जो है ढ ड तो यह का योग हो तो स का स और तथा त का त वर्ग में का हो जाता है ट वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। जो त वर्ग का कोई भी शब्द हो तो वह क्या हो जाता है ट वर्ग में हो जाता है, मगर आगे क्या होना चाहिए सकार हो तब। तो यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि तत्व और तत्व के बाद कह दिए का टीका तत्व टीका। तो अब यहाँ पे बताएगा कि त वर्ग हो त थ द ध न का ट वर्ग में हो जाता है। तो ट वर्ग में हो जाएगा तो त थ त हइये है, तो जब त हइये है तो इसी त का अब हम लोग त कर देंगे तो कौन सी संधि होगी ष्टुत्व संधि होगी। और सूत्र का है ष्टुना ष्टु। तो ष्टुत्व संधि को हम देखेंगे तो यह जो बताए कि त का ट में कन्वर्ट होगा तो यह त जो है वह ट हो जाएगा। तो शब्द हमारा क्या बन जाता है तट टीका। और जैसे यहाँ पे रामस दिया है तो यह बताया कि स का स हो जाता है, स का स आता था त वर्ग का ट वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे दे दिया है छोटा वाला स तो कह रहा है कि रामस टीकते। और यही बताया है ष्टुत्व में कि यह जो स है इसके स्थान पर हमको षटकोण वाला स होना चाहिए। तो रामस टीकते में अब रामस्ट टीकते यहाँ पर षटकोण वाला यह स हो गया है। तो ष्टुत्व संधि में बस यही होता है कि साकार का त वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे त थ द ध न और स आए तो वही जा करके ट ठ ड ढ आड़ा में बदल करके और जो छोटा सा होता है वो मूर्धन्य स में हो जाता है। तो कौन सी संधि कहलाती है ष्टुत्व संधि कहलाती है और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इसका सूत्र होता है ष्टुना ष्टु। अब हम दूसरे देखें दूसरे संधि को तो कह रहे हैं कि अनुस्वार। और अनुस्वार में जो होता है इसका सूत्र होता है मोनुस्वार। और मोनुस्वार को देखा जाए तो इसमें बता रहे हैं कि यदि किसी पद के अंत में समझते चलिएगा कि यदि किसी पद के अंत में म वर्ण आया हो, किसी पद हो और कोई पद हो उसके बाद उसमें म वर्ण अंत में आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो उसके साथ में अनुस्वार हो जाता है, उसके बाद कोई व्यंजन हो अंत में म आया हो और म के बाद अगर कोई व्यंजन हो तो उसमें क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। और ष्टुत्व में क्या बताया कि छोटका स हो और त वर्ग हो तो उसके स्थान पे मूर्धन्य स और ट वर्ग हो जाता है, वहाँ पे ष्टुत्व संधि होती है। और अनुस्वार में बतलाया कि अंत में म हो और म के बाद उसके बाद कोई व्यंजन आगे आया हो तो उसका अनुस्वार हो जाता है। जैसे ऑप्शन दे रहा है कि विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति तो लास्ट में क्या है म है और आगे क्या है गच्छति है। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा विद्यालयम गच्छति। फिर क्या है कि हरिम और हरिम में अंत में म है और आगे कह रहे हैं वंदे और आगे क्या बता रहे थे इसमें जब परिभाषा दी है कि म वर्ड आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसमें अनुस्वार हो जाती है। तो ये म का अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा शब्द हरिम वंदे। और कह रहे हैं आगे कि अलम करोति। और अलम करोति में बताए कि जहाँ पे म आएगा उसी का अनुस्वार हो जाएगा, यानी कि जो म है उसका अनुस्वार होगा तो परा चंद्रमा या बिंदी जो होती है इसी को अनुस्वार कहते हैं, यही लग जाएगा। तो अलम प्लस करोति अलंग करोति हो जाएगा। तो ये पहले ही बताया कि किसी पद के अंत में म वर्ण आया हो और आगे कोई भी व्यंजन हो तो देखिए यहाँ पर भी व्यंजन था और म का अनुस्वार हो गया है, यहाँ पर भी व्यंजन है तो फिर म का अनुस्वार हो गया है और यहाँ
भी आगे व्यंजन है उसके बाद यहाँ पे म का क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संधि हुई, अनुस्वार संधि हो गई और इसका सूत्र क्या होता है, मो अनुस्वार। अब हम देखते हैं तीसरी संधि तोरली। और तोरली में कह रहे हैं कि ल परे रहते त वर्ग त थ द ध न का ल हो जाता है, जैसे उत के साथ लय उल्लय। तो लय ल परे रहते यानी कि ल आ जाता है जिसके बाद यदि त वर्ग हो उसके बाद ल आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होती है, तोरली संधि होती है। और तोरली संधि जब होती है तो तो टूटता है, लेकिन तो उत और लय, और जो उत और लय टूटता है तो ल ही होता है, कहें कि आगे तो है और कह रहे हैं कि तो वर्ग में हो जाता है। ल परे रहते तो वर्ग में अब आएगा तो थ द ध न, तो इसमें से आएगा तो ल लगा हुआ तो यहाँ पे तो हो जाएगा, और तो लगा हुआ तो ल हो जाएगा। तो ये तो लगा हुआ, उत में तो लगा हुआ तुरंत यहाँ पे ल हो गया। तो इसीलिए उत धन लय बराबर उल्लय हो गया है और उत धन लेख बराबर उल्लेख हो गया। यह किसकी उदाहरण है, तो यह तोरली संधि के एग्जाम्पल थे। अब हम देखते हैं चौथी संधि, और चौथी संधि में कह रहे हैं इश्चुत्व। और इश्चुत्व संधि का सूत्र होता है इष्टो इष्टुनाश्चु, अर्थात यदि सकार और त वर्ग, सकार मतलब जैसे संस्कृत भाषा में जो होता है उसमें कार जोड़ दिया, जैसे ककार खखार, जैसे हम क ख ग ग पढ़ते हैं अंग करते हैं, ऐसे वो लोग ककार खखार गगार घगार ऐसे करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि सकार यानी कि स और त वर्ग त थ द ध न के बाद पूर्व में बड़ा स सकार और च वर्ग आए तो स का स हो जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने किस संधि में पढ़ा था कि स का मूर्धन्य स हो जाता है, तो इष्टुत्व संधि में, जिसका सूत्र था इष्टुना इष्टु, उसमें जो होता है छोटा स होता है उसका मूर्धन्य स हो जाता है। लेकिन इष्टुत्व संधि में कह रहा है कि इष्टुना इष्टुनाशु, अर्थात यहाँ पे जो छोटा स है सलजम वाला स बन जाएगा। जो है स है यह स जो होता है वह सलजम वाला स बन जाता है और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आ जाता है और स का सकार हो जाता है, त वर्ग तथा च वर्ग हो जाते हैं। जैसे हरीश, और हरीश में जो है देखिए छोटा स है और छोटा स है और आगे बड़ा स है, तो यही छोटा सर की जो है यही कह रहा है इष्टुना इष्टु सूत्र से कि इसी का क्या होता है, यह रूप बदल जाता है, स के स्थान पर बड़ा स लग जाता है। तो यही का है आधा स है, नीचे हलंत लगा हुआ है तो आधा स है, तो जाके आधा स में इससे जुट जाएगा यानी कि बड़ा सा हो जाएगा। शब्द का बनेगा हरिसेते। अब यहाँ पे कह रहा है कि तत् धन च, और तत् धन च का तो पता है कि त वर्ग किसमें जाएगा, च वर्ग में चला जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो तत् के जगह अगर तथ रहता तो थ के स्थान पर इसका च का दूसरा शब्द आ जाता, छ आ जाता, लेकिन यह त शुरू में है तो इसमें भी च आ जाएगा, तत् का हो जाएगा तच्च। अब हम पांचवी संधि को देखें तो पांचवी संधि कह रहे हैं कि जसत्व। जसत्व संधि का सूत्र होता है झलाम जसो अंते, और इसमें बता रहे हैं कि यदि किसी पद के अंत में झल प्रत्याहार होता है, और झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा स ह आते हैं। तो झल एक प्रत्याहार है और झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो शब्द आते हैं तो प्रथम वर्ग का प्रथमा आता है, द्वितीय आता है और तृतीय आता है, जैसे कि क ख ग फिर स ऐसे वर्ड आते हैं। और कह रहे हैं कि हो और आगे वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर तथा स को छोड़कर कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस जब गण दस हो जाता है। अब बताइए इसको एक बार बहुत ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि झलाम जसवंते, झल के स्थान पर जस का होना, ये तो हम लोग जानते हैं कि झलाम जसवंते झस प्रत्याहार के स्थान पर जो झल प्रत्याहार है, झलाम जसवंते जो झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार का होना ही जसत्व संधि कहलाती है। और यहाँ पे दे भी रहा है कि झल जो है तो झल प्रत्येक वर्ग का प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा स हो और आगे वर्ग का प्रथमा द्वितीय अक्षर तथा स हो तो छोड़कर कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस हो जाता है, जैसे सुप। और सुप के बाद अंत, तो यहाँ पे सुप धन अंत है, तो यहाँ पे देखा जाए तो प जो है यह किसके अंतर्गत आता है, तो बता रहे हैं कि प्रथमा है तो जस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जस जो है तो यह झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा और इसको करना क्या है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत करना है। तो सुप धन अंत, तो जो प है अब इसका क्या होगा प्रथमा द्वितीय, तो प फ ब, तो प फ ब आ
आए तो यहाँ पे शब्द का बन जाएगा सुबंत बनता है। और कह रहे हैं कि चित्त के बाद आनंद आए तो चित्त के जगह पर क्या हो जाता है, यहाँ पे तो हो जाए, और तो के जगह पे यहाँ पे द कह रहे हैं तो चितानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चितानंद हो जाएगा। तो थ द, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ग का द्वितीय अक्षर स हो, आगे वर्ग का द्वितीय अक्षर स हो तो छोड़कर कोई उस वर्ण को छोड़कर वर्ण हो तो झल के स्थान पर ज ब ग दस हो जाता है। यानी कि ज जो है अपने मतलब अपने वर्ग का या तीसरा अक्षर है, ब है वो भी तीसरा अक्षर है, ग है वो भी तीसरा अक्षर, ड है वो भी तीसरा, और द है वो भी तीसरा अक्षर है। तो वही बता रहे हैं कि इसमें द्वितीय अक्षर हो चाहे स हो तो उसको छोड़ करके यह तृतीयांत हो जाता है। जैसे प है तो प का तीसरा अक्षर लगेगा तो ब हो जाएगा। तो सुपधन अंत बराबर सुबंत हो जाएगा। त है तो त का तीसरा अक्षर जो द है, त वर्ग में तीसरे नंबर पे द आता है तो त लगा हुआ तो त के स्थान पर द हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे चित्त धन आनंद बराबर चिदानंद, और चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चित्त धन आनंद। तो यह सब जसत्व संधि में है। और मोटी मोटा में हम लोग जान जाएं, जो पढ़े लिखे हैं जो जानते हैं तो सब जानते हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कहना है कि झलाम जसवंते, जब अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण तो वहाँ पे जस प्रत्यांत हो जाता है। जैसे जस हो तो वहाँ पे जस जुट जाता है। अब यह थी हमारी जसत्व संधि। अब हम देखें संधि नंबर 6 व्यंजन संधि के वर्ग को हम पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन संधि में 6वें नंबर पर संधि है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी कह रहे हैं कि यदि झल पांचों वर्गों के प्रथम 5 व क ख ग घ जो होते हैं स्पर्श व्यंजन जिसको बोला जाता है, तो क वर्ग च वर्ग प वर्ग त वर्ग इत्यादि को कह रहे हैं कि पांचों वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण तथा स ह से परे झस प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण हो तो झल के स्थान में जस प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब जैसे कह रहे हैं कि लब, और लब जो है तो प फ ब भ, तो चौथा है और उसके बाद ध, तो यहीं पे इसका तीसरा हो जाएगा प फ ब। तो यहाँ पे लब के साथ ध लगा तो लब्ध हो जाएगा, और बुद्ध के साथ धी लगा है तो बुद्धि हो जाएगा। तो यह झलाम जस जसी था। अब यह किसके अंतर्गत आता है, तो 6वीं संधि थी। अब 7वें नंबर पे आती है चत्व संधि। और चत्व संधि को देखा जाए तो इस संधि में देखिए लिखा है कि इस संधि में वर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तीसरे और चौथे शब्द के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। अर्थात जो तीसरा और चौथा वर्ण लगा हो और जिस वर्ग का लगा हो उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। और बाद में यदि किसी वर्ग का प्रथमा या द्वितीय अक्षर स में से कोई हो तो वह कैसे कन्वर्ट होता है, वह बता रहे हैं कि जैसे विपद, और विपद में यह तीसरा लगा हुआ है, और तीसरा लगा हुआ तो कह रहे हैं किसी भी वर्ग का तृतीयांत या चतुर्थ वर्ण लगा हो तो उसका पहला हो जाना चाहिए। तो विपद, और यहीं पे हमको देखना है द, तो द किसके अंतर्गत आता है, त थ द न आता है ना, त थ द, तो तृतीयांत पद है तो इस द को हम देखेंगे तो इसका पहला जो होगा वह त हो जाएगा। तो कह रहे हैं विपत्त काल, अर्थात यहाँ पे तीसरा वर्ण लिखेंगे तो विपत्त काल हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और इसी का हमको पहला लिखना है। यहाँ पे द है तो यहाँ पे त कर देना है, द हलंत है तो यहाँ पर भी आधा त ही होगा। तो विपत्त काल का जो संधि विच्छेद होता है वह विपद काल होता है और वह चत्व संधि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए दिखा है जैसे सद, और सद दिया है तो अब यही चत्व संधि में बताया कि जो जिस वर्ग का तीसरा अक्षर हो चाहे चौथा वर्ण हो उसका वह पहला हो जाता है। तो फिर यह त वर्ग का तीसरा है, अब ये फिर पहला हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा दिया हलंत लगा हुआ है तो सद धन कार, तो यहाँ पे हो गया है सत्कार। अर्थात चत्व संधि को हम यह समझ लेते हैं या समझ सकते हैं कि जिसमें किसी वर्ग का कह रहे हैं कि संधि में वर्ग के
तृतीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान पर अगर कोई शब्द आया हो, किसमें से आया हो, तो 5 स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग इत्यादि हैं, इनमें से अगर कोई तृतीय वर्ग या चौथा वर्ण अगर आया हो तो उसका प्रथमा हो जाता है। और कह कि यदि किसी वर्ग का प्रथमा या द्वितीय अक्षर स से आया हो तो उसमें ऐसे बता रहे हैं कि यह सब लग जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, विपद काल में विपत्त काल, सत्कार में सत्कार हो जाता है। अब हम देखें 8वीं संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत यह अंतिम संधि आती है और यह आती है, क्या नाम है, परस्वर्ण संधि। इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य अयि परस्वर्ण। यदि पद के मध्य में अनुस्वार के आगे किसी वर्ग का कोई वर्ण आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई पद हो और पद के बीच में अनुस्वार आए और अनुस्वार के आगे किसी वर्ग का कोई वर्ण आ गया हो, अनुस्वार जैसे बिंदी आई हो, बिंदी किसी हो और इसके बाद भी कुछ वर्ण किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आया हो तो उस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए शाम, और शाम के बाद लिखा है तह, यहाँ पे होना चाहिए शाम तह, तो यहाँ पे शाम के अब इसका पंचमांत होगा, त थ द ध न प फ ब भ म होता है ना, तो त थ द ध न और प फ ब भ म, तो यहाँ पे म के स्थान पे अब न हो जाएगा, उसका पंचमांत ये भी अंतिम था और उसके बाद वह भी अंतिम होता है। तो शाम प्लस तह बराबर शांत, और करें अन्न प्लस चित, तो अन्न जो है तो अब न हो जाएगा, तो अन्न चित मन अंचित, अर्थात यहाँ पे परस्वर्ण संधि सूत्र हमको बस इतना ही बता रहा है। किसी पद के मध्य में अगर अनुस्वार आए तो किसी वर्ग या कोई वर्ण आगे आने पर अनुस्वार के स्थान पर वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। अब यहाँ से विसर्ग संधि शुरू होगी मित्रों। अब यहाँ पे हम लेते हैं, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसमें क्या समझ आया, नहीं समझ आया, क्लास कैसी लगी आप बताइएगा। चूँकि यह पेन ड्राइव के तहत अगर हमारी ये व्यवस्था होती तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह या वाईफाई सब व्यवस्था होती तो यही सब पेन ड्राइव में आराम से बोर्ड पर समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम किताब के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। आप अगर इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, कुछ समझ आया, जैसे भी समझ आया आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। कल फिर विसर्ग संधि और फिर संधि पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी को भी हम लोग अगले क्लास में लगाते हैं। आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। कुछ अपने बारे में बताइएगा कि हम आप यहाँ से आपकी क्लास देखते हैं, यहाँ से तो हम भी देखें कि हमारी अर्थात वीडियो आप मित्रों के बीच में कहाँ कहाँ तक जाती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।